अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और सबसे अहम रिक्वेस्ट कि आप व्यू करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक का बटन प्रेस करें। और अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और इनमें जो सबसे पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें मिस्टर जाहिद ने शेयर की है। ये बताते हैं कि ये जो वाक़या था ये 2001 में इनके साथ पेश आया था। ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश है वो पंजाब का एक बहुत मशहूर शहर है जहानिया। वहाँ से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर के फासले पे एक गांव आबाद है। ये वहाँ पे रहा करते हैं। इनका जो गांव है वो एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे आमतौर पे लोग ज़राअत के ज़रिए या खेतीबाड़ी के ज़रिए गुजारा किया करते हैं। इस गांव के अंदर जिस घर में ये पहले रहा करते थे वहाँ पे कोई ऐसे मसले नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने 2001 के अंदर अपना घर चेंज किया तो ये जो घर इन्होंने चेंज किया था ये बेसिकली एक कब्रिस्तान के सामने वाक़या था। और अगर आप इनके घर की छत पे खड़े हो जाएं तो इनके घर की छत से सामने जो कब्रिस्तान मौजूद था वो मुकम्मल तौर पे वाज़े नज़र आया करता था। जब ये इस घर के अंदर शिफ्ट हो रहे थे तो करीबो जवार के जो लोग थे या जितने भी इनके जानने वाले थे उन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो हिस्सा है जहाँ पे आपका घर मौजूद है इस हिस्से के बारे में, ख़ास तौर पे जो सामने कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो मशहूर हैं। अब इनके जो फादर थे वो नमाजी परहेज़गार थे और इसके साथ साथ वो इन सब बातों पे यकीन नहीं किया करते थे। तो वैसे ही जब 15 या 20 दिन इनको इस घर के अंदर गुजरे तो ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। हमारे गांव में लाइट गई हुई थी और अक्सर ऐसा होता था कि जब लाइट चले आती थी तो मैं, मेरे भाई छत पे आ जाया करते थे, क्योंकि अक्सर छत पे मौजूद होने से गर्मी का जो एहसास है वो कम हुआ करता है। खैर, मैं अपने भाई के साथ छत पे मौजूद था। मेरा भाई एक तरफ बैठा हुआ था और बॉल के साथ खेल रहा था। खैर, मैं इस दौरानिए में छत के चक्कर लगा रहा था और मुसलसल मेरी जो नज़रें थीं वो सामने की तरफ, यानी जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद था उस तरफ थी। जब पहली दफ़ा मेरी नज़र कब्रिस्तान पे पड़ी तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं चक्कर लगा के दोबारा से उस तरफ मुड़ा और अब की बार जब मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी रोशनियां हैं जो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। शायद बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में लैंप या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं और वो इन रोशनियों को या बरकी कुमकुमों को लेके एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जा रहे हैं। अब ये जो मंजर था ये पहले तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझा कि शायद किसी का इंतकाल हो गया है और उसकी तदफीन के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारा जो गांव था ये इतना छोटा गांव था कि अगर किसी का इंतकाल होता तो ये जो खबर थी ये पूरे गांव में फौरन से फैल जाया करती थी। करीबो जवार में भी कोई फौरन से गांव मौजूद नहीं था कि जिसके बारे में आप ख्याल कर सकें कि शायद ये जो जनाजा है, ये जो रोशनी है उस वजह से हो रही है। काफ़ी देर तक मैं मुसलसल कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था और तकरीबन 5 मिनट तक जब मैं उस मंजर को देखता रहा तो फिर जाके मेरी समझ में आया। मैंने देखा कि तकरीबन 8 या 10 लंबे लंबे से आदमी हैं
उनका जो कद है वो तकरीबन 8 या 8.5 फीट के दरमियान है। वो मुसलसल किसी एक खास कब्र के गिर्द गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो। इन सब लोगों के हाथ में एक लालटेन या इस तरह की रोशनी मौजूद है, और इन सब के जो कपड़े हैं वो जैसे कदीम दौर में मुगल पहना करते थे उस तरह के कपड़े हैं। इसके साथ साथ इनके सरों पे एक अजीब सी लंबी सी टोपी मौजूद है। खैर, मुझे अभी भी यही लग रहा था कि शायद ये किसी गांव से किसी तदफीन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। खैर, मैं फ़ौरन से पीछे मुड़ा और मैंने अपने भाई को कहा कि 1 मिनट के लिए यहाँ पे आओ। अब इस दौरानिए में कि जबकि मैंने अपने भाई को कहा कि यहाँ पे आओ और मैंने पीछे की तरफ देखा, तो उसके बाद जब मैंने दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ देखा तो ये जो मंजर था एकदम से तब्दील हो चुका था। अब उस कब्रिस्तान के अंदर इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, ना ही वो अफराद नजर आ रहे थे और ना ही उधर लाइट्स या लैंप्स नजर आ रहे थे। ये जो मंजर था ये मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर अंदर तब्दील हुआ था, और किसी भी तरह किसी इंसान का कब्रिस्तान से 5 या 10 सेकंड में बाहर निकलना या गायब होना नामुमकिन था। बहरहाल मेरा भाई जब वहां पे आया तो मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या दिखाना चाहते हो। अब क्योंकि कब्रिस्तान में कुछ मौजूद ही नहीं था तो मैंने उसको ये बात ना बताना बेहतर समझा। इसी तरह कुछ मजीद टाइम गुजरा। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद मुझे गांव के ही एक लड़के ने एक वाकया बताया। ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान की जो बैक साइड है, उस बैक साइड पे पिछले तकरीबन 40 से 45 सालों से एक बहुत ही कदीम, बहुत ही खंडरनुमा घर मौजूद है, जो कि बहुत अरसे से खाली है। ना उसके कुछ मालिकान का पता है और ना ही उसके बारे में कभी पता चल सका है कि वो खाली क्यों है। खैर, जब से हमने होश संभाला है तब से ही इस खंडर को या इस घर को हमने खाली देखा है। बहरहाल वो लड़का बताता है कि 1996-97 चल रहा था कि इसके फादर को एक दफा दूसरे गांव से अपने गांव आने में देर हो गई। अब जब इसके फादर दूसरे गांव से अपने गांव के अंदर दाखिल हुए तो रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, और आमतौर पे उस दौर में गांव के अंदर ना इतनी रोशनी मौजूद थी और ना ही इतनी रौनक हुआ करती थी। खैर, जैसे ही इसके फादर गांव के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने सोचा कि ये जो कब्रिस्तान वाला रास्ता है जो कि उस खंडरनुमा घर के सामने से गुजरता है, क्यों ना इस शॉर्टकट रास्ते से गुजरते हुए जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। और इसी वजह से उन्होंने इस शॉर्टकट रास्ता अपनाया और तेजी तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही मेरे फादर उस खंडर के सामने से गुजर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कोई उस खंडर की छत पे खड़ा हुआ है। खैर, जैसे ही उनको ऐसा महसूस हुआ और उन्होंने फौरन से उस खंडर की छत की तरफ देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की है जो छत के ऊपर खड़ी हुई है, और वो ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो इनको इनका नाम लेके आवाज दे रही है। अब मेरे फादर को बड़ी हैरानी हुई और वे सोच रहे थे कि आखिर ये कौन लड़की है जो इस वीराने में, इस कब्रिस्तान के सामने, इस खंडरनुमा घर के अंदर मौजूद है, जिसको मैं देखने के बावजूद भी ना ही पहचान पा रहा हूं, जबकि वो जो लड़की है बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है। अब इसके जो फादर थे उन्होंने इस लड़की की आवाज को इग्नोर किया और वो मुसलसल सीधे अपने घर की तरफ बढ़ते रहे। जैसे ही ये जो खंडर वाला रोड था इसका इख्तिताम शुरू हुआ तो सीधे हाथ की तरफ अभी भी कब्रिस्तान मौजूद था, और मेरे फादर अब कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने से, या आप कह सकते हैं बिल्कुल बराबर में से गुजर रहे थे।
खैर जैसे ही वो कब्रिस्तान से सीधे हाथ की तरफ मुड़े, जहाँ पे हमारा गांव या हमारे घर नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके मुड़ते ही उन्होंने देखा कि जो कब्रिस्तान है इसकी दीवार के साथ, यानी जहाँ पे एंट्रेंस मौजूद है, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है जो कि बहुत लंबा सा है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे ही मेरे फादर ने किसी को वहाँ पे खड़े हुए देखा, तो सबसे पहला इंप्रेशन यही था कि हो सकता है किसी तदफीन के लिए या किसी वजह से कोई गांव का ही बंदा हो जो यहाँ पे खड़ा हुआ हो। खैर जैसे जैसे मेरे फादर मजीद आगे बढ़े, तो उनको अब लगने लगा कि वहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो कम से कम मर्द नहीं है, बल्कि शायद कोई लड़की है या फिर कोई औरत है जो वहाँ पे खड़ी हुई है। अब इतनी रात में कब्रिस्तान के गेट पे या उसकी दीवार के साथ किसी लड़की का खड़ा होना ये अजीब सी बात थी। खैर मेरे जो फादर थे वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे और बिला आखिर जब वो उस दीवार के पास या उस मोड़ के पास पहुंचे जहां पे कब्रिस्तान की एंट्रेंस मौजूद थी और जहां पे वो लड़की खड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि एक 17 या 18 साल की लड़की है जो बज़ाहिर देखने से गांव की ही लड़की लगती है। नंगे पैर वो कब्रिस्तान की एंट्रेंस के पास खड़ी हुई है और उसके पूरे जिस्म पे, पूरे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मट्टी लगी हुई है। बज़ाहिर देखने से कोई मांगने वाली या कोई फ़कीरनी दिख रही है, लेकिन उसकी जो शक्ल है वो कुछ अजीब सी शक्ल है। यानी कि उसका जो चेहरा है वो इस अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। खैर जैसे ही मेरे फादर ने उस लड़की को देखा, तो उसने मेरे फादर का नाम लेके उनको कहा कि मेरे पास आएं। अब जैसे ही उस लड़की ने मेरे फादर को मेरा नाम लेके पुकारा, तो मेरे फादर को अगले ही लम्हे महसूस हुआ कि जैसे शायद ये वही लड़की है जो लड़की अभी मुझे कुछ देर पहले उस खंडर की छत पे नजर आई थी और मुझे मेरा नाम लेके पुकार रही थी। भला ये जो लड़की है ये कुछ देर के अंदर अंदर उस खंडर की छत से नीचे कैसे आ सकती है, और अगर नीचे आ भी गई है तो इतनी जल्दी कब्रिस्तान के गेट के पास कैसे पहुंच सकती है। अब मेरे फादर को थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन ये जो मामला है ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने फौरन से तेज़ी से अपने कदम बढ़ाना शुरू किए और जो भी कुरानी आयत इनको आती थी वो पढ़ते हुए वो तेज़ी से उस लड़की के सामने से गुजरते हुए सीधे अपने घर की तरफ आ गए। मेरे फादर बताते हैं कि जब मैं उसके सामने से गुजरा तो उसके तकरीबन 5 मिनट तक वो जो लड़की थी मुसलसल मेरा नाम लेके ना सिर्फ मुझे पुकार रही थी, बल्कि मुझे कह रही थी कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अच्छा गाइस, आज की ये जो आखिरी स्टोरी है, ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी मिस मैक ने हमें कराची शहर से शेयर की है। ये चाहती हैं कि जिस इलाके में या जिन क्वार्टर्स में इनके साथ ये वाकया पेश आया था उसका नाम ना लिया जाए। बस वो इतना इशारा देती हैं कि ये जो क्वार्टर्स हैं ये कराची के एन वस्ट में मौजूद हैं और ये जो क्वार्टर्स हैं बेसिकली ये सरकारी क्वार्टर्स हैं। शुरू में ये जो क्वार्टर्स थे ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिए गए थे, लेकिन ग्रेजुअली वो जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने इनको ना सिर्फ चेंज किया बल्कि अक्सर एम्प्लॉयज़ ने ना सिर्फ इनको किराए पे दे दिया बल्कि आगे किसी और घर में शिफ्ट हो गए। खैर ये जो वाकया है ये इनके साथ 1996-97 में पेश आया था। ये बताती है कि हमारी कज़न की शादी थी और उसकी जो शादी थी वो नाज़माबाद के अंदर एक बहुत बड़े मैरिज हॉल के अंदर थी और हम सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी शादी को अटेंड करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। अब अक्सर जब आपकी फैमिली में शादियाँ हुआ करती हैं तो आपको वापस आने में देर हो जाया करती है। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ कि जब हम शादी में मौजूद थे तो वापस निकलते निकलते रात के तकरीबन 1
या 1:30 बज चुके थे और हमें अंदाज़ा था कि इतनी आसानी से अब हमें ना ट्रांसपोर्टेशन मिलने वाली है और ना ही घर पहुंचना इतना आसान होगा। अब क्योंकि सर्दियां चल रही थी, एक तो सर्दियों का मसला था, दूसरा मुकम्मल तौर पे अंधेरा हुआ था और हम नहीं चाहते थे किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क लें। खैर, हमने अपने कज़न को कहा कि वो टैक्सी का इंतज़ाम करे और बिला आखिर तकरीबन 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद एक टैक्सी का इंतज़ाम हो गया। अब जब हमारा कज़न टैक्सी लेके आया तो हम लोग टैक्सी में बैठे और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझे महसूस हो रही थी और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मैं चाहती थी कि जितना जल्दी हो सकता है हम अपने घर पहुंच जाएं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब हम लोग अपने घर के करीब पहुंचे, यानी कि जो हमारे क्वार्टर्स वाला एरिया था वो शुरू हुआ, तो जो टैक्सी ड्राइवर था बजाय इसके कि वो हमें अंदर उतारता, उसने हमें कोने पे ही उतारा और उतारने के बाद कहने लगा कि मैं मज़ीद अंदर नहीं जा सकता। अब वो जो दौर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब दौर था, सियासी हालात ख़राब थे, बहुत ज़्यादा कत्ल व गारतगरी हो रही थी। तो मेरे जो फादर थे वो भी कहने लगे कि ठीक है, अब हमारा घर सामने ही है, 10 मिनट का रास्ता है, हम सीधे अंदर जाएंगे और जब हमारा क्वार्टर्स का एरिया शुरू होगा तो इंशाल्लाह फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल हम लोग टैक्सी से उतरे, उसको पैसे दिए और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे हमारे क्वार्टर्स थे उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही हम क्वार्टर्स के अंदर एंटर हुए तो तकरीबन सारे के सारे जितने भी घर थे ये सब लोग सो चुके थे। मुकम्मल तौर पे खामोशी हुई थी, वरना आम तौर पे कुछ ना कुछ लड़के बाहर घूमा करते थे या फिर बैठ के बातें किया करते थे। खैर, हमारा जो क्वार्टर था ये बिल्कुल आखिर में मौजूद था और जैसे ही हम लोग क्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे तो उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का दरख्त मौजूद था। ये बताती हैं कि जैसे ही हम उस बरगद के दरख्त के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि 7 या 8 बच्चे हैं जो उस दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं और ये जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये मुकम्मल तौर पे गंजे हैं और इनके जो सर हैं वो अजीब तरीके से फूले हुए हैं। उनके जो चेहरे थे कुछ अजीब चेहरे थे और उनके चेहरों को देख के लग रहा था कि ये सब के सब जो बच्चे हैं, इन सब के जो चेहरे हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। इसके साथ साथ ये जो बच्चे थे, इन बच्चों के सामने बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और ना सिर्फ वो पड़ी हुई थी बल्कि उनके अंदर आग लगी हुई थी। अब इतनी रात में इतने छोटे छोटे बच्चों का इस बरगद के दरख्त के नीचे होना एक अजीब सी बात थी। हम लोग जैसे जैसे मजीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी आंखों के सामने ये जितने भी बच्चे थे, इन लोगों ने बाकायदा वो जो आग लगी हुई थी जहाँ पे लकड़ियाँ मौजूद थीं, उन जलती हुई लकड़ियों को या उन कोयलों को अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया और हमारी आंखों के सामने सामने ये जो बच्चे थे, इन बच्चों ने ना सिर्फ कोयलों को और अंगारों को अपने हाथों से उठाया बल्कि बाकायदा उनको हवा में उछाल के उनसे खेलने लगे। एक अजीब मंजर था जो हमारी आंखों के सामने मौजूद था और हम सब घर वाले हैरान थे कि इतने इतने से बच्चे भला कोयलों से या अंगारों से कैसे खेल सकते हैं। ना सिर्फ वो कोयलों से और अंगारों से खेल रहे थे बल्कि अजीब से तरीके से हम सबको देख के मुस्कुरा रहे थे। मेरे जो फादर थे उनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो बच्चे हैं ये किसी भी तरह इंसान के बच्चे नहीं हैं। उन्होंने ना सिर्फ खुद से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की बल्कि हम सबको भी कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो और यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है आगे बढ़ जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैरियत से घर पहुंच गए, लेकिन आज तक हम लोगों की समझ नहीं आ सका
कि आखिर वो कौन बच्चे थे। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हमारे कामों में आसानी फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।